अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। अगर आपने अब से कुछ देर पहले तक अपनी टीवी स्क्रीन्स देख रहे होंगे तो आज 4 बजे मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास कन्वीन किया गया था और उसका मकसद ये था कि फैटिफ रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है उसे मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि सेनेट ने, आपको मालूम है, कसरत राय से एक बिल को जो है वो अपोज किया। उससे पहले 2 बिल पहले ही सेनेट अपोज कर चुका है, जिसके बाद इस जॉइंट सेशन को बुलाया गया था ताकि इसमें अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर ये कानून साजी मुकम्मल कर दी जाएगी। अगर ऐसा ना होता तो फिर जाहिर है ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनको मुतारफ़ कराया जाता, फिर उनकी भी एक मुद्दत होती और उसके बाद फिर से असेंबली में पेश किया जाता। बहरहाल आज अपोजिशन बड़ी तैयारी के साथ आई और जिस तरह से आई उससे लगा ये कि जैसे वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इन बिल्स को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करने में कामयाब हो जाएगी। और इसीलिए जब पहला बिल पेश किया गया तो उसके बाद अपोजिशन ने ये डिमांड किया कि बाकायदा काउंटिंग की जाए। काउंटिंग के बाद ये पता चला कि हुकूमती अरकान के 200 नंबर थे और अपोजिशन के 190 थे। रज़ा रब्बानी साहब ने भी फ्लोर उनको जब दिया गया तो उन्होंने एतराज़ात उठाए और उन्होंने कहा कि एडवाइज़र्स हों, सैपन्स हों, ये सारे वो हैं जो कि वोटिंग का पार्ट नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस पर जवाब देते हुए वज़ीर कानून फ़रूख नसीम साहब का ये कहना था कि जहाँ तक उनकी नॉलेज है और जहाँ तक उन्हें इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला याद है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। अलबत्ता बिल्कुल ठीक बात है कि वोटिंग में एडवाइज़र्स जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अलबत्ता प्रेजेंट करने के लिए बिल या प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट्स इन द कमिटीज़ और देयर ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई भी हुई। अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि स्पीकर जो है वो सही तौर पर रूल्स के मुताबिक जो कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस हाउस को कंडक्ट। और फिर बिल आखिर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। ट्विटर के ऊपर भी आप एक ट्रेंड देख सकते हैं फैटिफ से रिलेटेड। उमूमी तौर पर हुकूमती जो अरकान हैं उनका पहले से ही ये कहना है कि अपोजिशन फैटिफ रिलेटेड बिल्स को या लेजिस्लेशन को इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि वो अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। एक तो जिस अंदाज से पार्लियामेंट का ये सेशन कंडक्ट हो रहा था या जिस तरह से हमारे यहाँ लेजिस्लेशन होती है उस पर भी कई सवालिया निशान आज उठे हैं कि क्या आम आदमी को समझ भी आता है कि ये कौन सी कानून साजी हो रही है, ये क्या कानून है, और क्या किसी भी बिल को अगर अपोजिशन अपोज कर दे तो वो क्या मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है, जैसा कि हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त नज़र आ रहा है। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ आज इस डिस्कशन का हिस्सा है सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार कमर चीमा साहब इस्लामाबाद से और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, क्या फैटिफ से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन जो वज़ीर आज़म ने इस मुश्तरका इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास की जब सदारत की तो कहा कि यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और सब अपनी जो मौजूदगी है वो यकीनी बनाएं, क्या वाकई ये फैटिफ की जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं जो पास हुई हैं और रिलेटेड लेजिस्लेशंस हैं ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अहम थी और बड़ा खुशाइन है कि ये पास हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहिबा। देखें, बात बड़ी क्लियर है, अपोजिशन की बात को समझती है और हुकूमत को जारी बातों की तो इसमें जिम्मेदारी है कि जब तक ये स्पेशल लॉज जो है ये नहीं आएंगे, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड और जो SATF की रिक्वायरमेंट है, अक्टूबर में फिर उनका इजलास हो रहा है। पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। और पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता ग्रे लिस्ट में लटका रहता है तो आपको पता है इसके हमारे इकोनॉमिक जो रिवाइवल है उसके ऊपर भी बड़े इफेक्ट होते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इम्प्लीकेशंस है। बिल्कुल। तो देयरफॉर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक दिन या दिन क्विज निकालने एक दिन मुझे शक था कि इंडियन लॉज को पास करने में प्रॉब्लम होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपोजिशन का और गवर्नमेंट का आपस में वही टिपिकल पैटर्न होगा, वही बिहेवियर होगा कि अगर सेनेट के पास नहीं होगा कोई लॉ तो वो जनाब ज्वाइंट सेशन हो जाएगा। ज्वाइंट सेशन में अपोजिशन वॉकआउट करेगी, उससे पहले हंगामा होगा, शोर शराबा होगा और जनाब उनके बिल जो है जो अमेंडमेंट्स में है वो कई मूव करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो वॉकआउट कर देंगे इन प्रोटेस्ट और दूसरी बात तो फिर भी होंगी। यही हुआ, पहले भी हुआ, आज भी हुआ। मुझे कभी शक नहीं था कि ये एंटी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जो अब ये
लॉज पास हुए, आज जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में ये पास नहीं होंगे। इसकी वजह ये है, मैं अगर इसको कह दूं कि ये सारा फिक्स्ड एक बहुत एक गलत वर्ड है, लेकिन मेरी नजर में ये एक न्यूरोक्रेसी टाइप चीज है। ऑपोजिशन अपना न्यूसेंस वैल्यू आवाम के सामने शो करना चाहती है। Okay. जैसे कि हमने हंगामा किया, हमने अमेंडमेंट की, हमारी अमेंडमेंट उन्होंने कबूल नहीं की, तो लिहाजा हमने वॉकआउट किया इन प्रोटेस्ट। तो Okay. ये टिपिकल ऑपोजिशन का एक बिहेवियर है। So it was only for the nuisance. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि only for a nuisance value to show to their voters, to show to the people of Pakistan के हमने देखें जितना भी कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं, एज ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करते हैं, बट आप लेकिन इसके अलावा और कोई ऑपोजिशन का मकसद नहीं था, राइट? नो, नॉट एट ऑल। देखिए उसकी वजह ये कि मेरे जेहन में एक अब एक रेफरेंस आ गया है, और अगले सेनेट इलेक्शन में भी आप देखेंगे इससे पहले की अमेंडमेंट ये लेके आ रहे हैं। जो चेयरमैन सेनेट की जो इलेक्शन हुई थी पिछले साल, अगर आपको याद है कि 1-1.5 साल पहले, तो वो कैसे वो 14 सेनेटर थे जो आज भी इंक्वायरी करेंगे, पता करेंगे ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने जमीन के खिलाफ पहले तो हाथ उठाए। ओके, जरा पहले ये जो आपने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बरक्स इसके बहुत से हुकूमती ओहदेदारान, खुद प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते आए कि अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए नहीं चाहती कि ये लेजिस्लेशन हो सके। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, अपोजिशन बड़ी मुत्तहद नजर आई, बड़ा अपनी माइट भी शो करने की पूरी कोशिश की, रूल्स भी स्पीकर्स को बार बार बताए जा रहे थे, और कई जगह पर उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शंस भी उठाए हैं। क्या मैं पहले ओपनिंग रिमार्क्स में ये जानना चाहूँगी कि ऑपोजिशन जब इस लेजिस्लेशन को अपोज कर रही है, इसके सर्टेन क्लॉजेस को अपोज कर रही है, तो उसका मकसद क्या है? क्योंकि आप लोग भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना इंतहाई अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखें, जहाँ भी पाकिस्तान की बात हुई है वहाँ पे अपोजिशन ने कहीं इख्तलाफ नहीं किया। यहाँ बात पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की ही है। यानी आप जो है यही बात अपोजिशन कह रही थी कि आप फैटेफ के जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ अपोजिशन के सामने लेकर आए, ताकि ये बात वाज़ेह हो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी किसी को एब्सोल्यूट पावर्स दे देना और उसको उसके बाद जो है आपके मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की अथॉरिटी दे देना। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको पता है कि इससे पहले भी जहाँ जहाँ भी हमने ये देखा कि जी जी, इससे पहले भी आपने देखा कि जहाँ भी हमारे पास आमिराना दौर है वहाँ पे इस किस्म के कवानीन बने जिनमें एक नैब का कानून भी था। अब नैब की जो है एहलकारों को और लाके आपने इसमें बिठा देना है मनी लॉन्ड्रिंग के इसके अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, नैब जो है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। और ये मैं नहीं कह रही, ये ऑब्जर्वेशंस है आला अदलिया की, ये ऑब्जर्वेशंस है ह्यूमन राइट्स वॉच की, और ये ऑब्जर्वेशन है हर उस पाकिस्तानी की जो कि नैब के वजह से जो है जिसकी इज्जत दांव पे लगती है, जो सफर करता है और जिसके जो इंतकाम का निशाना बनता है। तो ये अफसोसनाक चीज है कि मैं समझती हूँ कि जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर वो पाकिस्तान के शहरियों के इंसानी हकूक और जायज़ हकूक के लिए थे तो हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए था। जिस तरीके से पहले परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की एयरपोर्ट्स और बेसिस दे दी अमेरिका को, आज जो है इस हुकूमत ने फैटेफ को पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी गिरवी रख दी। देखिए, ये बहुत अहम चीजें हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी गिरवी रख दी है फैटेफ के हाथों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ जब आप किसी भी फॉरेन एंटिटी को आप जो है अपनी हर चीज में मुदाखलत की इजाजत दे दें और उस हद तक आगे बढ़ जाएं कि जिस हद तक जो है आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो अंडरमाइन हो जाए, कोई भी शख्स उठा लिया जाए, किसी की भी प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वहां पर सोचना पड़ेगा। शायद इन चीजों के एहसास उस वक्त नहीं होते जब ये चीजें होती हैं, लेकिन इसके जो दूरस असरात हैं वो बहुत जो है नुकसानदेह होते हैं। और मैं अभी ब्रिगेडियर साहब की बात को रिप्लाई करना चाहूंगी कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उनको कोई शक नहीं था। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि उनकी इस बात के अंदर इस बात की वजाहत हो जाती है कि जहां पर ताकत का इस्तेमाल भी है। आप ये देखिए कि अपोजिशन के कितने मेंबर्स हैं, जिस तरीके से ये ज्वाइंट सेशन कॉल हुआ, कितने मेंबर्स हैं जो शरीक नहीं हो सके, कितने मेंबर्स हैं जो कि गिरफ्तार है नैब में, साल साल से गिरफ्तार है और कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती।
तो ये तो मैं समझती हूँ कि इस बात की तौसीक तो खुद ब्रिगेडियर साहब भी करेंगे कि नैब का अमल इतना शफाफ नहीं है और इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया ओके, जाता रहा है। अब ये और जो आपने नादिया एक जी और जी बहुत अहम बात है कि मैंने अभी एक ट्वीट भी बनाया है कि नैब जो अभी आला अदलिया की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उनकी जजमेंट्स के अंदर जो उन्होंने जो बातें कही हैं, उनको सामने रख के आपको होता है कि अभी तक कोई नैब से सवाल नहीं करता, नैब की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करता कि नैब जो है वो क्या कर रही है। 12 अफराद नैब की कस्टडी में अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ओके 12 अफराद। और मुझे ये चीज क्यों तकलीफ देती है, मुझे ये चीज इसलिए तकलीफ देती है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने वो घर रेंट पर लिया जो ब्रिगेडियर असद मुनीर का था, जो दिन रात मुझे हॉन्ट करता है और ये कहता है कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से एक शख्स खुशी पे मजबूर हो जाता है और जिसका डेथ नोट आज भी नैब के ऊपर एक सवालिया ठीक निशान है। है। नैब के हवाले से ऑपोजिशन हैज बीन वेरी क्रिटिकल और ऑपोजिशन के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस आज की इस लेजिस्लेशन के हवाले से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। ब्रिगेडियर साहब ने भी अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी ओपनिंग रिमार्क्स में। कमर चीमा साहब, क्या दूरस नताइज आप देख रहे हैं फैटिफ की इस लेजिस्लेशन पे? क्या आप अग्री करते हैं जो सेनेटर सहर कामरान साहिबा कह रही हैं कि आप इस वक्त तो वक्त की रॉ में शायद बह जाएं, लेकिन जो दूरस नताइज हैं वो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू इन्वेड द प्रिवेसी एज वेल एज आपके हैं इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान। देखिए नादिया नकी साहबा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन कह रही है उस बात में भी जान है और जो हुकूमत कह रही है उसमें भी जान है। देखिए हुकूमत कह रही है कि भाई अगर हमने जो ग्लोबल फाइनेंशियल टास्क फोर्स है उसकी मुताबिक लेजिस्लेशन ना की तो हम इस ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे, और क्योंकि हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक करने हैं ताकि हम एक फाइनेंशियल डेस्टिनेशन बन सकें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ला सकें, और ये जो हमारे ऊपर तलवार लटकी रहती है और हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है वो ना जाना पड़े, ये बात तो ठीक हो गई। अब दूसरी बात है जो ऑपोजिशन कह रही है। ऑपोजिशन का कहना ये है, दरअसल इसको मैं कहूंगा ये पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट है जो कि हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। देखिए पहले जो मिसट्रस्ट होता था वो इलेक्टेड एंड अनइलेक्टेड ऑफिसेस के दरमियान होता था, अब ये जो मिसट्रस्ट है ये इलेक्टेड लोगों के दरमियान आ गया, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो समझती है कि शायद ये पर्सनली हमें कहीं जो है वो मतलब जरिया ना बन जाए फॉर विक्टिमाइजेशन, मिसयूज ना हो, क्योंकि अगर आप ब्लेटेंट पावर्स दे देते हैं, किसी को उठा लें किसी को ले जाएं, तो इस तरह वो समझते हैं कि शायद ये अपोजिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सो मेरा ख्याल है कि यही पार्लियामेंट का जो फोरम है, जिस तरह आपको पता है कि जिस तेजी से आज लेजिस्लेशन हुई है, ये काम था कि पार्लियामेंट के जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको एक बहस करनी चाहिए थी। अगर इतनी देर गुजर गई, 24-48 घंटे और गुजर सकते थे, खुल के बहस करते, हम जैसे लोग भी और नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं चला कि आज पाकिस्तान की इस्राफियत क्यों। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आगे जाकर हम इस पूरे निज़ाम पे और इस तरीका कार के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज इसके ऊपर रेजर्वेशंस शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी उठाई और उन्होंने कहा कि पहले बिल आपने पास कर दिया, अब आप कह रहे हैं अमेंडमेंट पेश करें, पहले डिस्कशन होना है। वो बार बार कह रहे थे स्पीकर साहब से कि पहले आप उन्होंने रूल नंबर कोट किया और कहा पहले आप इस पे रूलिंग दें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिस्कशन तो यहाँ कोई हुआ ही नहीं। मैं निसार चीमा साहब भी इस वक्त कौमी असेंबली से आए हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल्सो। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बड़ी इंतहाई अहम बातें हैं जो कमर चीमा साहब तज्जियाकार के तौर पर उन्होंने पेश की कि अपोजिशन भी जो कह रही है वो गलत नहीं है, हुकूमत की भी अपनी एक मजबूरी है, लेकिन जो दरमियाना रास्ता इसमें निकालना चाहिए था वो इसी तरीके से क्या हो सकता था कि पार्लियामेंट में दोनों अतराफ जो है इस पर सही तौर पर बहस करते और फिर उसके बाद कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाता कि जिससे ना अपोजिशन को ये लगे कि ये बाद में एज ए टूल टू विक्टिमाइज या ब्लेटेंट पावर्स किसी को दी जा रही हों, और ना ही ये कहीं खौफ होता कि हम अपनी खुद मुख्तारी जो है वो कहीं खुदा न खास्ता गिरवी रखने जा रहे हों। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। बात हो रही है मुश्तरका जो पार्लियामेंट का सेशन और जिसमें फैटिफ रिलेटेड लेजिस्लेशंस कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। ऑपोजिशन की जो वॉकआउट हुआ और ऑपोजिशन ने जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है इस पूरे प्रोसेस को, उसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी बयान अब आने शुरू हो गए हैं। हमें ज्वाइन किया है निसार चीमा साहब ने भी। ब्रिगेडियर साहब से पहले मैं ज़रा उनके व्यूज़ ले लूँ। निसार चीमा साहब, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आप वहाँ से ज़ाहिर है आए हैं तो बेहतर तौर पर हमें बता भी सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जो बात कमर चीमा साहब ने कही कि देखिए ना ऑपोजिशन कुछ गलत चाहेगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, और ना ही वो बात कर रही है कि ब्लेटेंट पावर्स जब आप दे देते हैं तो बाद में उनका एक ये मिसट्रस्ट है कि फिर शायद उसको कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये जो पूरा आपने भी कहा कि आई न्यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड, कि ऑपोजिशन शोर शराबा करेगी, वो वॉकआउट करेगी, लेकिन आप नहीं समझते कि अहम कानून साजी हो रही है। लॉ इज़ बीइंग मेड बाय दीज लेजिस्लेटर्स, और ऑपोजिशन को भी उतना ही हक है कि वो अमेंडमेंट अगर ला रही है तो उस पर बाकायदा डिस्कशंस होने चाहिए। हुकूमत को भी सुनना चाहिए, दे शुड बी मोर रिसेप्टिव एंड बोथ द पार्टीज शुड बी both the sides should be actually working towards the amendments, कि वाकई उनको वे किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, rather than taking it as कि opposition ने दी है तो let's just bulldoze it, और opposition ये समझे क्योंकि हुकूमत एक बिल लेकर आई है तो हम क्यों इसको पास करेंगे। नादिया साहबा, जो आप बात कर रहे हैं ये एक आइडियल सिचुएशन है। पाकिस्तानी जमहूरियत में कभी भी हमने आइडियल सिचुएशन नहीं देखी है। हमने माजी में, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें यहाँ पे कानून साजी में जो है वो बुलडोज की गई है बाय द रूलिंग पार्टी, और ये दिस इज परफेक्टली डेमोक्रेटिक, इसमें कोई अनडेमोक्रेटिक बात नहीं है। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी वाले वो अपना कसर अपना मेजोरिटी में नहीं है और फिर कोई ऐसे गड़बड़ हो जाए, वो एक अलग बात है। जनाब, इन्होंने अमेंडमेंट पेश की, मैं वो पूरा देख रहा था लाइव संडे की प्रोसीडिंग। हर अमेंडमेंट के और क्लॉज बाय क्लॉज जो है इट वाज पुट टू वोट, और जाहिर बात है जो भी तरीक़ेकार है, द आइज हैव इट और प्लान, वो तमाम चीजें जो स्पीकर साहब करते हैं, तो पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस पर फॉलो। अब होना ये चाहिए था कि ऑपोजिशन, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि ये राह फरार अख्तियार कर देते हैं, भाग जाते हैं। भाई इनको चाहिए था कि ये आखिरी वक्त तक रहते, आखिरी वक्त तक अपनी अमेंडमेंट देते, रिजेक्ट हो जाती, सो व्हाट। जमहूरियत में असेंबली प्रोसीडिंग में ये चीजें तो होती हैं, आपके अमेंडमेंट्स कैन सेल थ्रू, योर अमेंडमेंट्स कैन बी रिजेक्टेड बिकॉज़ यू डोंट हैव अ मेजॉरिटी इन द जॉइंट सेशन। तो इसमें कहने की क्या वजह है कि जनाब ये गलत काम हो गया, गैर आईनी काम हो गया, गैर जमहूरी काम हो गया। दूसरी बात, नहीं, पर जैसे कमर चीमा साहब ने कहा ना कि कोई बात नहीं थी, जरूरी आप 40-45 घंटे अगर बहस कर लेते तो क्या फर्क पड़ना था। और देखें जी, आप वो तो सही है ना, कमर चीमा साहब हमारे भाई जो है ये हमेशा मिडिल पोजीशन लेते हैं। ये मैंने देखा कि ये जो एक पोजीशन, मैं तो आई ऑलवेज टेक अ पोजीशन, व्हाट इज राइट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग रॉन्ग। मुझे कोई इसमें गैर आईनी गैर जमहूरी काम बता दे तो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। चलें, ठीक है। अभी मोहतरमा डायरेक्टर साहिबा ने नैब की बात की, तो जनाब अभी चेयरमैन नैब बता रहे हैं कि फेक अकाउंट केस में हमने 23 बिलियन रुपीस की रिकवरी की है। चाहे शरीफ फैमिली हो, चाहे जरदारी फैमिली हो, वो तमाम देर अप टू द नेक इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, ये टॉप फैमिली, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाह उनके सामने आए हैं। सब सबूत आपके और मैंने मीडिया पे देखे, अखबारों में आए हैं, रफत उनके ट्रायल चल रहे हैं। तो मुझे आप बताएं कि ऑपोजिशन, जाहिर बात है, they will create a hue and cry। वो इस वक्त बड़े नाराज है। शायद खाकान अब्बासी साहब का बेटा जो है उसको परसों FIA ने ऑफलोड किया है, वो भाई साहब दुबई जा रहे थे। ओके, सो आप ये समझते हैं कि अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते थे कि ये बिल्स जो है वो पास हो, तभी सेनेट ने इसको ब्लॉक किया। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए जी, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैव टू बी स्ट्रांग। पीछे गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया था चंद दिन पहले, ठीक है, जनाब जितने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, आई गेट योर पॉइंट। अब जरा निसार चीमा साहब से इनके ओपनिंग रिमार्क्स ले लें कि निसार साहब, ब्रिगेडियर साहब समझते हैं कि कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी तरीका थोड़ी हुआ है, इसी तरह से लेजिस्लेशन होती है, रूल्स फॉलो किए गए, आप लोग जाहिर है मेजॉरिटी में नहीं है, इसलिए आपकी अमेंडमेंट्स जो हैं वो जाहिर है अप्रूव नहीं होंगी या विल नॉट बी पार्ट ऑफ द बिल। इतना शोर करने की क्या जरूरत है, बट स्टिल यू शुड हैव स्टेड रादर देन राह फरार इख्तियार करके वॉकआउट करते हैं आप लोग। जी निसार चीमा साहब।
اچھا میرے خیال سے نثار چیمہ صاحب کو میری نثار چیمہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 اب آئی نثار چیمہ صاحب، جی کامنٹ کیجیے گا. اچھا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کی نمائندگی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں. بھائی ان کی ایک ہی پارٹی ہے پاکستان. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے، بریگیڈیئر صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے بعض لوگ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں تھا، جو رولز ہیں، رولز آف بزنس کے تحت یہ جو بھی امینڈمنٹ پیش ہوتی ہے اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن لگ جاتے کوئی بات نہیں، لیکن رولز کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے، رولز کی وائلیشن نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بعض جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے. لیکن یہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہوا ہے، بالکل صحیح ہوا ہے، یہ رولز کے مطابق ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نیک ٹو نیک جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز کے اندر سبمرجڈ ہے. وہ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری گزارش سنیں کہ ہم نے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے حوالے سے جو قانون سازی تھی ہم نے بھرپور تعاون کیا اس میں. آپ کو پتہ ہے ہم نے کسی معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے یہ حکومت کی ساری جو ہے تنگ نظری پہ مبنی ساری اس کی انتقامی کارروائیوں کو بھی نظر انداز کیا ہے. جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی ہم آگے بڑھ کے تعاون کریں گے حکومت کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف کا نام لے کے آپ بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں. آپ یہ پورا پہلے یہ ہے کہ ہمارا بزنس مین پریشان ہے، آپ اس کو مزید پریشان کریں. آپ یہ ہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیں پاکستانی قوم کو ایف اے ٹی ایف کا نام لے کر. ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ اتنے دن جو ہے وہ 120 دن آپ ان کو گرفتار کر لیں بغیر کسی بیل کی کہ یہ اس کو کوئی حق نہ ملے. اور یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں ایف اے ٹی ایف کی یہ ریکوائرمنٹ ہے؟ ایف اے ٹی ایف کا نام لے کر یہ جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ بالکل فسطائی حرکتوں پہ اتر آئی ہے، اس طرح کے ہتھکنڈوں پہ اتر آئی ہے، غیر جمہوری ہتھکنڈوں پہ کہ قوم کو 22 کروڑ عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا چاہتی ہے. کیا ہم اس میں پارٹی بن سکتے ہیں؟ اپوزیشن اس میں پارٹی نہیں بن سکتی. ہم نے کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہمیں دکھائیں، اس حوالے سے جو بھی قانون سازی ہم بھرپور تعاون کریں گے جیسے پہلے بھی تعاون کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنے کے لیے آپ اس کو یہ استعمال کریں، اس کا نام ایف اے ٹی ایف کا، یہ بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. اچھا میں سحر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے بھی کہی، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو اگر حکومت کی جانب سے نہیں بھی کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ان بلز کو اپوز کر رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک پورا ٹرینڈ ہے جو آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں کہ یعنی جو اپوز کرے گا از اینیمی آف پاکستان اینڈ از فرینڈ آف انڈیا، اور یہ سارے انٹرنل اینیمیز ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ لیجسلیشن میں اگر اپوزیشن کچھ کلوزز پہ اگری نہ کرے تو اب اس کو یہ کون سا کلچر ہے کہ اسے یا اینیمی آف پاکستان جیسے غدار کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے یا دشمن کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اب نادیہ یہ افسوسناک بات ہے کہ آج تک ہم جو ہے غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس جو ہے وہ بانٹتے ہیں. یہ کون سا پیرامیٹر ہے جس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون حب الوطن ہے اور کون حب الوطن نہیں ہے؟ میں تو بھی ایک ٹرولنگ کا سامنا کر رہی ہوں اس بات کے لیے کہ وی سیڈ کہ جی وی لو پاکستان یا وی کین سیکریفائس آور لائف فار پاکستان. تو اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کو آپ اس زمرے میں مت لائیں کہ آپ انسانی حقوق اپنے ہی شہریوں کے پامال کر رہے ہیں، اپنے ہی شہریوں کے انسانی حقوق جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں. اور اگر اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے تو آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ملک دشمن ہے، آپ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بات اگر کرپشن کی ہوتی، میں نے جو باتیں آپ آبزرویشن جن کا ذکر کیا تھا وہ آبزرویشن میری نہیں ہے، آپ کی اعلیٰ عدلیہ کی آبزرویشن ہیں جو کہ نیب کے جو لوگ انویسٹیگیٹرز ہیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں، ان کے ججز پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، ان کی ایکسپیرینس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. آج جو ہے آپ جو بات میں کہہ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا جہانگیر ترین صاحب نہیں گئے؟ کیا جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کا ویڈیو اسکینڈل نہیں آیا؟ کیا جو دوسرے جج جنہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کا آڈیو ان کا ویڈیو اسکینڈل نہیں آیا؟ جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو وہ جو لوگ جن کو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ایبسولوٹ پاورز دے دی ہیں
उनके अपने करैक्टर, उनके अपने कंडक्ट, उनके अपने तरीके कार मशकूक है। और फिर आप ये देखें कि हमें नजर नहीं आता 3 बसों में आग लग चुकी है बीआरटी के। सही। बिलियन ट्री सुनामी एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल Okay. है, अबालम जब्बा का स्कैंडल है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये फैक्टिव का नाम लेके मुल्क के अंदर काले कवानीन, आज लोग इस्लामाबाद की शाहराह पे गायब हो जाते हैं। आज इस्लामाबाद क्राइम सीन बन चुका है। ओके, यहाँ पे ये जो रेड जोन के ठीक अंदर मारपीट होती है। सेनेटर साहब, जो देखें आपने बात कही, जो मेरा सवाल था वही, अब जब वजीर आजम पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं तो कमर चीमा साहब उन्होंने भी ये शुक्रिया तो अदा किया अपने इत्तेहादियों का और अपने सारे पार्लियामेंट में जिन्होंने सपोर्ट किया, कि साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। आपको नहीं लगता कि वी आर टेकिंग इट टू लिटरली टू सम अदर लेवल? अगर आप ये मतलब क्या, जिस तरह से निसार चीमा साहब ने भी कहा, सहर साहिबा भी कह रही हैं, क्या ये सही है आपके ख्याल से टर्म कर देना कि जो इस लेजिस्लेशन के खिलाफ ज़रा सा भी बोलेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा? यहाँ तो बात हो रही है कि एब्सोल्यूट पावर देने के हवाले से इंसानी हुकूक को समझती है ऑपोजिशन के बहुत सारे हुकूक जो हैं वो आप सल्ब करने जा रहे हैं। सो वाई टेक इट एज यू नो इन दिस पैरामीटर कि ये दुश्मन है पाकिस्तान के, इसीलिए इन्होंने पास नहीं करने दिया? देखिए नादिया नकी साहबा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात या स्टेक होल्डर इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा, या मैं इतना विजन नहीं रखता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सीरियस एक क्राइसिस है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग नहीं है। ये जो ब्लेमिंग करना, जी आपने एफएटीएफ को पास नहीं किया तो आप जो है ना वो मुल्क के खिलाफ हैं। देखें, क्या इससे पहले 2015 में हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले थे तो क्या माजी की हुकूमतों ने कोई काम नहीं किए हुए? देखिए हुकूमतों ने काम किए हुए हैं, सबने मिलके आगे गए हुए हैं। क्या पीएमएल ने कोई डेवलपमेंट नहीं कराई? पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छे काम नहीं किए? सबने काम किए हुए हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक सिटिंग करने की जरूरत है, एक डायलॉग करने की जरूरत है, और ये चीजें भी ओवरकम हो सकती हैं। और ये लेबलिंग करना डेफिनेटली सर्व नहीं करेगा। ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, देखें इससे हम अपने ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स को छोटे कर रहे हैं। और रह गई बात ये करप्शन की, जो यहाँ इस तरह की जो बातें हो रही हैं, हम इतना कुछ सुनते हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर चले गए, राइट, समेत इमरान खान, कोई अदारा, कोई बंदा उनको नहीं रोक सका। क्यों नहीं रोक सका? भाई पाकिस्तान का अलमिया, यहाँ पे इंडिविजुअल्स पावरफुल लोग हैं, यहाँ पे लोग पावरफुल हैं, यहाँ पे सिस्टम कमजोर है। तो भले आपने अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया था, आपने जिसकी अकाउंटेबिलिटी करनी थी वो तो बाहर चले गए। अभी आप कहें जी ये गद्दार हैं, ये फलाना। मेरा ख्याल है यहाँ पे बैठ के बात होनी चाहिए, मीडिया के साथ इंगेज करना चाहिए, सब स्टेक होल्डर को मिलना चाहिए। ये तू मैं का कल्चर हम आने वाले, अभी तो जमहूरियत पनप रही है यहाँ पे। अभी तो मुशर्रफ साहब 2008 में गए हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सिस्टम्स को मजबूत होना लाजिम है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ कि ब्रेक से वापस आएंगे तो निसार चीमा साहब से भी पूछेंगे कि लेबलिंग जो हो जाती है ये माजी में इस हद तक नहीं नजर आती थी जो अब नजर आती है, और क्या इंस्टीट्यूशनल डायलॉग ही अब इन तमाम चीजों का हल होगा? पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन सब वोट लेकर आए हैं, आपस में बात क्यों नहीं करते? ये ब्लेम कब तक चलता रहेगा कि ये गद्दार और वो गद्दार, ये दुश्मन वो दूसरा भी मुल्क दुश्मन? क्योंकि बात यहाँ लेजिस्लेशन की है। अगर लेजिस्लेशन पर भी डिस्कशन नहीं हो सकती, इस मुल्क में डायलॉग नहीं हो सकता, तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी 4 मिनट में हम चाहेंगे कि इस पर ज़रा बात हो जाए। आपके नज़दीक निसार चीमा साहब, आप ज़ाहिर पार्लियामेंट में रह चुके हैं, हुकूमती ओहदों पर रह चुके हैं, सेनेटर साहिबा सेनेटर रह चुकी हैं, ये डायलॉग का फुकदान क्यों है इतना? क्यों नहीं डायलॉग होता जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं इस वक्त कमर चीमा साहब, ताकि ये तमाम मामलात हल हो सकें? एंड इट्स वेरी नेसेसरी। जी निसार चीमा साहब, ये देखें तमाम इदारे जो हैं उनके माबैन ये एक मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। ये डायलॉग बड़ा ज़रूरी है। ये इट्स नीड ऑफ द आवर कि सारे बिल बैठें और फैसला करें कि किसी अदारे ने अपनी जो आईनी हदूद है उनसे तजावुज़ नहीं करना। इसी में मुल्क और कौम का मफाद है। देखें, बड़ी बदकिस्मती है कि हम यहाँ बड़े आसानी से फतवे लगा देते हैं कि वो मुल्क दुश्मन है, वो काफिर है। ये देखिए बड़ी अफसोसनाक है, जो आपसे इख्तलाफ करता है वो मुल्क दुश्मन है।
देखें बात ये है कि मुल्क को बदनाम करने के हवाले से देखें हम बेशुमार चीज़ें हम पेश कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये क्या मुनासिब है हम हर मौके पे यही याद दिलाएं कि जनाब आपने जाके ईरान में कहा कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, क्या मुल्क के मफाद में था ये? आप ये कहते हैं कि अल-कायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी, किस कदर बदकिस्मती की बात है, आप अपने कौमी इदारों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये है कि ये मौजू नहीं है, असल बात ये है कि जो भी आपसे इख्तलाफ करता है आप उस पर फतवे बाजी का ये कल्चर जो है इसको रोकना चाहिए। हम सब मुहिब वतन हैं, कौम से अवाम से वोट लेके आए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और ये है कि आप ये है कि उनका एहतराम करना सीखें, डिफरेंस ओपिनियन को जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और ये है कि सारे नेशनल इंटरेस्ट में सारे मिल बैठकर ये है कि ये तय करें कि हमने ये है कि ये फतवेबाजी आइंदा ये इस तरह की इल्जाम तराशियां जो है इसको बंद करें तंग नजरी पे ऑन लेजिस्लेशन। ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आखिरी वर्ड्स एक सेंटेंस में आप सारे मेहमानों से लेना चाहूंगी, सबकी इस वक्त बात सामने आ गई है। मेरे ख्याल से कमर चीमा साहब ने बड़ी मैं कहूँगी बड़ी अच्छी बात कही है, बड़े बैलेंस्ड बात कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि आपको नहीं लगता कि द ब्लेम शुड स्टॉप? बात है लेजिस्लेशन की, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है कि फैटिफ के आड़ में बहुत सारे इंसानी हुकूक को सल्ब कर रही है ये हुकूमत, बहुत सारी चीज़ें जो फैटिफ ने नहीं भी डिमांड की वो डाल रही है? आई थिंक ब्रिगेडियर साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन टू यू सेनेटर साहिबा। देखिए, बात यह है, हमने इसी आमिराना रवैये की वजह से इंतहा पसंदी को भुगता, दहशत पसंदी को भुगता, फिरका वाराना फसादात को भुगता, और आज हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही मनफी रवैया है वजीर आजम इमरान खान अहमद नियाजी का। पहले वो कंटेनर पे खड़े होके ये कहते थे कि आप जो है हुंडी से पैसा भेजिए, बिल चला दे। अब वो पार्लियामेंट में जब अहम इश्यूज होते हैं उस पे गायब रहते हैं, और वो आते हैं तो इस आमिराना सोच के साथ आते हैं कि मैं ये बाय हुक एंड कुक कराऊंगा। मैं ये समझती हूँ कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है, ये पाकिस्तान के लिए इसके बड़े नुकसान होंगे। इमरान खान अहमद नियाजी साहब अब जरूर हुकूमत में होंगे, आप जवाबदेह हैं। ये एक दिन आप भी कटहरे में खड़े होंगे, आपको हर चीज का हिसाब देना होगा। जो आज अपनी अथॉरिटी को यूज करके जो अब्यूज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो आप अब्यूज कर रहे हैं पार्लियामेंट को, जो आप अब्यूज कर रहे हैं नॉर्म्स एंड डिग्निटी को, इसका जवाब आपको देना होगा। अच्छा, माजी में ही आपने देखा है कि नैब के कवानीन में सबको इख्तिलाफ, कमर चीमा साहब, लेकिन फिर हर हुकूमत ने एक दूसरे के खिलाफ इसको इस्तेमाल भी किया। अगर ऑपोजिशन की ये बात दे वांटेड टू चेंज, नो डाउट अबाउट दैट। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कमर चीमा साहब कि इसमें अगर बहुत सारे जो ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो ब्लेटेंट पावर्स हैं उनको फिर मिसयूज भी किया जा सकता है, आने वाली हुकूमतें अगर PTI को नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर जीत नहीं होती, आने वाली हुकूमतें फिर तब्दील नहीं करेंगी अगर ऑपोजिशन ने कुछ फेस किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एक्चुअली सच साबित हुए, और फिर दिस विल कंटिन्यू जस्ट लाइक नैब पे तरमीम आज तक नहीं हो सकती है। देखें, यही तो बात है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या एक अच्छी मेजॉरिटी नहीं मिलती कि वो अपनी मर्जी से वो चीजें कर सके। सो ये एक फैक्टर है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और PMLN एक हिस्टोरिकल लेसन्स लेके बैठे हुए हैं, खासकर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल और डेमोक्रेटिक फ्रीडम के हवाले से, गो के इनके अंदर भी जमहूरियत नहीं है, वो एक और चीज है, लेकिन शायद ये बहुत सारी चीजें रिवर्स करेंगे जब ये पावर में आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इवन विद इन द पार्लियामेंट इस वक्त बड़ा जो है क्लियर इम्बैलेंस है। आपने जब संजरानी साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हुआ था तभी पता चल गया था कि मामलात कितने खराब हैं विद इन द पार्लियामेंटेरियंस। ओके, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। फैटिफ रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है वो पास कर ली गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में जो खिताब किया उसमें कहा कि आज जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। ऑपोजिशन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने हैं, लेकिन हमारी डिस्कशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस की कि किसी भी कानून में अगर कोई तरमीम करना चाहती है ऑपोजिशन या किसी एक क्लॉज से वो अग्री नहीं करती तो उसको इस तरह से ज़ुमरे में डाल देना या ब्लेम या फिंगर पॉइंटिंग करना कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस कल्चर को ख़त्म होना होगा। जो हुकूमती इस वक्त नुमाइंदे हैं या हुकूमती बेंचेस हैं वो ये समझती हैं कि बहुत अच्छे नताइज इससे मिलेंगे इस लेजिस्लेशन से,
اور پاکستان میں ٹیررزم کی جو فائنانسنگ ہوتی تھی, جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی, وہ اس کو کرٹیل کر سکیں گے اور پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. جبکہ ہماری اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس قانون کے تحت کہ جس سے آپ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب بھی کریں گے اور بعد میں آپ کے یہ قانون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گلے پڑتا نظر آئے گا. دیکھنا ہے کیا دورست اس کے نتائج ثابت ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.